हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता 3 में कैसे कैसे गणित का प्रश्न पूछा गया, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 9 10 हो। ये सब प्रश्न जो पूछा गया वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था और लाजवाब क्वेश्चन था। मैं मेथड के साथ आपको ट्रिक सिखाऊंगा, शुरू से अंत तक बने रहेंगे तब आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो स्किप कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल है 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग है। तो ये 14 गुना 14 हम लोग लिख सकते हैं, 196 को लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 7 अभाज्य संख्या में, और इसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 7। तो यहाँ क्या आया, 2 के पावर 2 और गुना 7 के पावर 2। अब ये कह रहा है कि घातांकों का योग है, तो घातांक क्या क्या आया, 2 और 2 जोड़ लीजिए, 2 और 2 में जोड़िएगा तो क्या आएगा, 4 आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। कितना समय लगा, आप घड़ी में देखे ही होंगे, सीधे मन में ही दिख रहा था कि 14 का ये स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है 196, तो 2 गुना 7 का भी स्क्वायर होगा ना। तो 2 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, तो ये जोड़ दीजिए 4 आ जाएगा, या फैक्टर करके भी आप निकाल सकते थे। दूसरा प्रश्न देखिए, काफ़ी ये 73 नंबर, काफ़ी मज़ेदार है। क्लास 10th का ये प्रश्न है, पूछा गया है BPSC TRE 3 में। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना और उसके 7वें पद का 7 गुना बराबर है आपस में, तो 18वां पद आपको बताना है। तो देखिए ऐसे सवाल को हम लोग दोस्तों बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि दो पदों के बीच में अगर समान अंतर चले और आगे सीरीज बढ़े तो समान अंतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी AP कहलाता है। उसमें प्रथम पद को हम लोग A मानते हैं और सार्वंतर को D मानते हैं। जैसे में 2 5 8 ... AP 2 प्रकार का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, प्लेलिस्ट जो बनाया हो उसमें। देखिए यहाँ से आप 5 में से 2 घटाइएगा क्या आएगा, 3। 8 में से 5 घटाइएगा क्या आएगा, 3। समान अंतर से बढ़ रहा है ना, तो ये AP कहलाता है। साथ ही साथ ये इसका पहला पद कहलाता है A, और इनके बीच के अंतर को सार्वंतर D कहते हैं, जो कि 3 है। समझ गए होंगे आप लोग। और इसमें पद अगर निकालना होता है तो AN या TN A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो जितना, मान लीजिए इसी का 10वां पद हमें बताना होता है, तो 10 में से 1 घटता तो A प्लस 9D डायरेक्ट लिख सकते थे। जितना पद पूछे उससे 1 कम करके D लिखिए, यानी पहला पद 2 है और अंतर D का मान 3 है। 9 से गुना करेंगे, 9 3 27, 27 2 कितना हो जाएगा, 29। यानी इसका 10वां पद जो आएगा क्या आएगा, 29। समझ गए आप। इसी मेथड को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे और बहुत जल्द आंसर पाएंगे। 11वें पद का 11 गुना, तो 11वां पद यानी A प्लस 10D लिख सकते हैं। अगर 11वां पद निकालना होता है तो हम लोग A प्लस N माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू D लिखते, तो A प्लस 10D लिख दिए। पहला पद A माने, सार्वंतर D माने, बराबर। ठीक है, यहाँ पे आपको दे देता हूँ, मान लीजिए 10D और बराबर 7वें पद के 7 गुना के बराबर है, तो 7वां पद 7 इंटू A प्लस D लिख सकते हैं। ये 11A प्लस 110D गुना कर लिए 11 से दोनों में, बराबर 7A। आप फिर यहाँ ये 6D लिखेंगे ना, यहाँ पे 7वें पद तो 6D, तो 7 42D। सबको एक तरफ लेके आ जाइए। 11 में से 7 आगे घटेगा 4A, 110 में से 42 घटेगा प्लस 68D, आई इक्वल टू इधर क्या बचा, 0। सबको 4 से जब मैं भाग दूंगा तो इसे भी 4 से भाग दिया तो A बचा, इसे भी 4 से भाग दिया तो 17D बचा, और इसे भी 4 से भाग दिया तो 0 बचा। अब ज़रा देखिए आप लोग, 18वें पद के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17D लिख सकते हैं। और ये क्या आया है, A प्लस 17D आया है, यही ना 18वां पद है, मान कितना, 0।
आंसर कितना हो जाएगा इसका? 0। कितना हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। कितना आंसर होगा आपका? तो कहिएगा सर 0 हो जाएगा। क्या करना था? 11वें पद, देखिए 11वें पद का 11 गुना, तो 11वां पद a प्लस 10d, तो 11 गुना किए, बराबर था 7वें पद का, 7वें पद के 7 गुना के। सबको एक तरफ लाए, हमको मिल गया a प्लस 17d बराबर 0 मिल गया। यानी यही ना 18वां पद है। 18वां पद हम लोग कैसे लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह 18 रखेंगे, एक घटेगा तो 17 ही ना आएगा, तो बस 0 हो गया आंसर। है ना आसान? मैं सब कुछ आपका आसान कर दूंगा। छोटा चैनल देख करके, कम सब्सक्राइबर देख करके आप ना इतराइए कि नहीं ये क्या पढ़ाता होगा। खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और बड़ा चैनल मेरा देखना होगा। तो जो ख़राब हो चुका है चैनल, किसी ने हैक कर लिया था, जीके स्टडीज बाय राहुल सर, तो मैं ये नया चैनल मुझे बनाना पड़ा। कहीं ना कहीं से आपको जहाँ से मिल रहा है ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी TRE 4 में रिज़ल्ट गारंटेड मैं दिलवा दूंगा। मैथ, रीजनिंग और साइंस 3 को ही सब्जेक्ट से आपका रिज़ल्ट बनवा दूंगा। जीके जीएस भी पढ़ाता हूँ, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा -3/7। देख के ही मैंने मार दिया। कैसे? तो आप कहिएगा सर के पास आंसर शीट होगा या याद कर गए होंगे। नहीं, चलिए मैं पूरा चीज़ इसका बता देता हूँ। ये द्विघात समीकरण है, लिखा भी है यहाँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि द्विघात समीकरण के हल को मूल कहा जाता है, और अगर हल अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो ये होता है शून्यांकों का योग -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/अचर पद बटा x² का गुणांक। और रेसिप्रोकल जो है 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा, ये होता है -b/a। तो यहाँ गौर कीजिए, इस समीकरण में a दिया है आपको कितना? 4। x² का गुणांक कितना है? 4। चिन्ह के साथ लिखिएगा, तो प्लस में है तो प्लस है। b का मान दिया है x का गुणांक 3, और c का मान कितना दिया है? 7। और इससे 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा होता है -b/a। b का मान कितना है? -3, और c का मान a लिख दिया हूँ, सॉरी, -b/ यहाँ -b/c होता है 7। ये आंसर हो गया। अब कहिएगा सर कैसे? तो देखिए, मैंने अभी बताया कि इसका a का मान क्या है? 4, b का मान क्या है? 3, और c का मान क्या है? 7 बताया। 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो अल्फ़ा बीटा होगा, तो ऊपर ये जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो जोड़ में है, कोई बात नहीं, अल्फ़ा जोड़ बीटा है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। a से a कट जाएगा तो -b/ca ना बचेगा, तो -b का मान 3, तो -3 अब बटा 7, -3/7 आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा होता कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए, तो लिखते -3/4, क्योंकि -b/a होता है। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछा होता तो c/a, 7/4। एक प्रश्न में आपने कितना सीख लिया? तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको एक प्रश्न दूँ 72 नंबर करके, कि बताइए दोस्तों x² -7x प्लस 12 बराबर 0, तो आपको बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है -7/12, ऑप्शन बी है 7। जवाब दीजिएगा तो क्या होगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि pxy a और b से समान दूरी पर है, यानी जो p का बिंदु है xy वो समान दूरी पर है इन दो बिंदुओं के, 5 और 1 के, a के, और ये -1 और 5 के। तो दूरी सूत्र से ये दूरी और ये दूरी निकाल के जब आप इक्वल कीजिएगा तो कोई ना कोई संबंध आपको मिलेगा। तो इसको हम अगले पार्ट में बेसिक जो करेंगे उसमें बताएंगे पूरे चैप्टर के साथ। अभी थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आगे आपको मैं और सवाल बता दूं।
देखिए ये प्रश्न जो पूछ रहा है ये वाला 75 नंबर कि 10:45 यानी 10 बजे प्रातः 10:45 में एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य की ऊंचाई है। ऊंचाई नहीं है, गलत प्रश्न पूछा है, यहाँ बिल्कुल गलत प्रश्न पूछा है। छाया उसकी ऊंचाई के बराबर तो सूर्य की ऊंचाई नहीं है, कौन पूछेगा। देखिए डिग्री में दिया है ना। मान लीजिए ये कोई आपका टावर है और इसकी छाया ये है। जितना टावर है ए बी वहीं ये भी लंबाई है, ये दोनों बराबर लंबाई। यहाँ थीटा का मान निकालना होगा। tan थीटा बराबर होता है p बटा, तो ये हो जाएगा ए बी। अब बटा में ये भी तो ए बी है, बराबर है। p बटा b होता है tan थीटा, ये कट गया। tan थीटा का मान कितना आ गया 1, और 1 tan किसका मान होता है 45 का। tan थीटा बराबर 45, tan 45 डिग्री, 1 को लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल, थीटा का मान कितना 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ कौन पूछना चाहिए था, सूर्य की ऊंचाई नहीं। ठीक है, मान लीजिए कौन आ गया तो p/b एक आ गया, तो फिर तो बराबर वो कैसे पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है। मान लीजिए एक बेलन है, यहाँ बेलन है और एक शंकु है। क्या है, शंकु है। इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3। तो उनके आयतन यानी बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का बीच अनुपात बताना है। बेलन का आयतन होता है पाई r² h, तो इसके त्रिज्या को मैंने r1 मान लिया और h को h1 मान लिया। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, तो इसके r2 मान लिया और ये h2 मान लिया। ओके, मान रख देंगे। अब पाई से पाई तो ख़त्म हो ही जाएगा। r² h1 r2² h2, देखिए क्या क्या आ जाएगा। अभी मैंने काटा तो पाई से पाई ख़त्म, और यहाँ क्या आ जाएगा r1², तो इसकी त्रिज्या कितना है 3 है ना। देखिए लिख देता हूँ r1² h बटा r2 h1 r2² तो ये त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और इसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या 4 है तो 16, यहाँ 9 लिखूँगा, स्क्वायर कर लिया। ये ऊंचाई कितना है इसका और उनकी ऊंचाई, तो पहले शंकु की बेलन की ऊंचाई ना 2 और इसकी ऊंचाई कितनी 3, 3 3 का 9 और ये 2 8 16, 3:8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार और चेक कर लिया जाए, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा अगर नहीं आया तो, लेकिन एक बार और चेक कर लिया जाए। एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याएं, ठीक है। तो पहले बेलन की त्रिज्या 1/3 छोड़ दिया है मैंने। देखिए आएगा, आंसर आएगा, मैंने मिस्टेक किया। क्या आया था हम लोगों का, निकाले थे तो 3 बटा कुछ करके आया। देखिए 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो, और बटा 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ इसकी स्क्वायर करेंगे तो 4, एक 3 नीचे है ना, ऊपर जाएगा। और ये अनुपात यानी इसके अनुपात में ये देखिए गुने ऊंचाई उसका कितना लिखेंगे 2, और इसका 3 लिखा था मैंने, और एक 3 तो इसके नीचे था ना जी पाई, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 से 3 कट जाएगा, ये चला गया, ख़त्म कहानी 3 से 3 का। और ये कटेगा तो कितना आएगा, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, चर्चों का 16 न था, 8 आ जाएगा, 8:9 या 9:8। देखिए पूरा इस प्रोसेस को मैंने लेंदी बना दिया, अच्छे से समझ लीजिए, पाई तो ख़त्म ही हो जाएगा। r1² h1 बाई r2² 1/3 r2² इंटू h2, ठीक है।
तो यहाँ मान रखेंगे R1 का मान कितना है 3, 9 गुना H का मान कितना है, उसकी ऊंचाई 2। ऊपर वाले का काम तमाम कर दिया मैंने। 1/3 गुना R2 का मान 4 4 चौका 16 गुना H2 का मान 3, 3 से 3 खत्म, ये 8। हाँ 9/8, 9 यानी 9:8 आ रहा है। और ये पूछा क्या है, बेलन और शंकु। तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, इनमें से कोई नहीं ही आ रहा है। गलती किया था फिर भी सही आंसर आ गया था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा, ये जो त्रिभुज है मैं बता दूं दोस्तों, ये जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसकी ये दोनों भुजा जब बराबर है तो ये 4√2, तो ये भी 4√2। कर्ण बड़ा होगा सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण की लंबाई बतानी है। इसकी लंबाई h मान लिया मैंने, तो इन दोनों के स्क्वायर करके वर्ग करके वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा, यानी h बराबर हो जाएगा, सीधे से रूट लेके चले जाते हैं इस पे, 4√2 का स्क्वायर जोड़ 4√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो ये 16 दूनी ये 4 चौका 16, √2 का स्क्वायर 2, 32, 32 जोड़ 32, तो 64 आ गया रूट में। तो कितना आ जाएगा 8, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। कितना हो जाएगा 8 आएगा। तो देखिए 8√2 7, 12√2 12, तो इसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं आ रहा है। एक बार और चेक कर लीजिए, कोई नहीं आता है तो थोड़ा डाउट होता है। 4√2 का वर्ग जोड़ 4√2 का वर्ग, तो ये 16 दूनी √2 का वर्ग तो 2 ही होगा 32, और जोड़ 16 दूनी 32, तो 32 32 √64 ही आएगा, और जो कि 8 आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं आंसर था, 8 आना चाहिए। नेक्स्ट है कि मूलों का योग, पूछ दिया ना फिर से, मूलों के योग और गुणनफल का अनुपात। तो देखिए इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना है। मूलों का योग क्या हो जाएगा, -b/a, ये ऑलरेडी माइनस दे रखा है, तो 5/2 हो गया। और गुणनफल क्या होगा, c/a, तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा। गुणनफल क्या होगा 4/c/a, तो ये तो 2 आ गया। अब इनका क्या बोला है, मूलों के योग और गुणनफल का अनुपात। योग आया है 5/2, और ये क्या आया है गुणनफल 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 10:2 कहीं है, ये यहाँ आ जाएगा ना, भाग देंगे अगर तो 1/2, तो ये 5:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5:4। देखिए कैसे, इसके मूलों का योग कितना आया, अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2, और गुणनफलों का गुणनफल कितना आया, तो 4/2, ये कट गया, 5:4 बच गया। बहुत अच्छा सवाल ये पूछा था, बहुत अच्छा घुमा दिया है सवाल में। सवाल तो अच्छा पूछेगा ही आप लोगों से। चलिए ये प्रश्न आ गया 81 और 78, जो कि ये भी प्रश्न लाजवाब है। देखिए बीपीएससी टीआरई में मैथ्स का प्रश्न पूछेगा तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन का ज़्यादा समय देगा नहीं, क्योंकि अगर आप सॉल्व मेथड से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं यहाँ आपको मेथड इसलिए सिखा दे रहा हूँ कि वहाँ शॉर्ट कीजिएगा अपने मेथड को। जैसे ये 2 वर्ष का 10% से कितना भुगतान करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि बतानी है। मतलब आपको अमाउंट भी निकालना है, ब्याज भी निकालना है। फार्मूला से जाइएगा बड़ी कष्ट हो जाएगा। 2 वर्ष है, सीधे लिखिए 2 और 1, 10,000 है, कितना है 10,000 है शायद। 10,000 का 10% 10% यानी 1/10, तो 1 0 से 1 0, 1,000 आएगा। 1,000 में पहले 2 से गुना कर लीजिएगा, फिर आप क्या कीजिए 1,000 का 10%, तो 1/10, तो 100 आ जाएगा, और इसे 1 में गुना कीजिएगा। 1,000 को 2 में गुना किए तो 2,000, और 100 को 1 में गुना किए तो 100,
जोड़ दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यानी कितना, 2100 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 2100 दो ऑप्शन में है। अब 2100 मूलधन में जोड़ देंगे तो 10 और 2 12,100, 12,100 यहाँ है, 2100 यहाँ है, ये आंसर हो जाएगा। कहाँ समय लगा चक्रवृद्धि ब्याज में? ये राहुल सर का ब्रह्मास्त्र है। 2 साल के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 2 और 1 का अनुपात ले लीजिए, ठीक है। और पहले जो ये मूलधन दिया उसका 10%, चाहे जो प्रतिशत दे निकाल लीजिए। तो 10% का 10,000 का 10% 1,000 हो गया। और फिर जो 1,000 आया है, 1,000 जो आया है उसका ये 10% फिर, तो 100 आ गया। अब बारी बारी से इसमें 2 से गुना और इसमें 1 से गुना करके जोड़ लीजिए तो 2,000, आइए एक बार गुना किए तो 100, तो 2100 चक्रवृद्धि ब्याज आया। और मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 10th का है, ये भी प्रश्न 10th का ही है, ये भी मज़ेदार है। सब NCERT से प्रश्न लिया जा रहा है, केवल लैंग्वेज घुमा दिया जा रहा है, डिजिट घुमा दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए आपका त्रिभुज हो गया। देखिए समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर। मान लिया कि मैंने सभी, ये A है, B है और ये C है, और इस पे परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया AD, ठीक, 90 डिग्री। तो AD के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD के लिए इधर से AD² बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, AD² के लिए कर्ण में से ये बेस घटेगा, यानी AB²। ये जो BC है वो भी तो AB लिख सकते हैं ना हम लोग, तो BD को AB/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। AB बराबर है BC के, तो BC के जगह AB लिख सकते हैं, और इसका आधा तो AB/2, तो माइनस AB² AB/2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या आया, AD² बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4AB², 4AB² और माइनस ये 4 आएगा तो ये तो AB², और बटा में क्या आ रहा है? बटा में 4 आ रहा है, 4 इधर आके गुना हो जाएगा, तो 4AD², 4 आके गुना हुआ ना, बराबर 4AB में से एगो AB घट गया, 3AB²। ये आपका आंसर आएगा, 4AB² AD²। तो देखिए कहाँ है, देखिए कहाँ है, 4AD² बराबर 3AB²। जैसे मैंने निकाला 4AD² बराबर 3AB², तो ये AD², तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर नहीं है, इसी को घुमा के यहाँ दिया है, आंसर हो गया, B हो जाएगा आपका आंसर। तो आप कहिएगा सर इतना समय लगाएंगे? मैं आपको समझाया, सीधे दिख रहा था मुझे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर खींचा, AD बराबर AD² बराबर, अब हम इसको क्या लिख सकते थे? AB के फॉर्म में सब दिया है, AD के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते थे AB² और माइनस ये आधा AB/2 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 दिख रहा था तो 4 आएगा, 4AD², 4AD² कहाँ है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, निकल लेता मार करके मैं ना निकल लेता, लेकिन मुझे तो आपको भी लेके निकालना है ना, तो आपके साथ मुझे चलना है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC में C समकोण है, बहुत अच्छी बात है, त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है? ट्रिगोमेट्री से भी सवाल पूछ रहा है, ये 6 to 8 9 10th के लिए है, 1 to 5 के लिए ये सब सवाल है, AP है, ये ट्रिगोमेट्री 1 to 5 में नहीं पूछेगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, लेकिन ये सब सवाल पूछता है, बताऊंगा कैसे। ये 90 है, तो बाकी निश्चित ही अब cos A जोड़ B का मान आपको बताना है, और क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो इन दोनों कोण का जोड़ मिला करके 90 होगा, A और B को मिलाकर 90 होगा, cos 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ जोड़ना है A और B को, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है बता दीजिए।
हमको बता दीजिए cos 90 डिग्री का मान कितना होता है। 0, 30, 45, 60, 90, कुछ भी नहीं, 0 आंसर होगा। क्या होगा? देखिए sin 90 का मान, sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो उल्टा चले जाइए, cos 90 का मान 0, और sin 0 का मान 0, 30, 45, 60, 90, तो उल्टा चलेंगे और ये क्लॉकवाइज, 0 आंसर हो जाएगा इसका मान। अगला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग पे, ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो जब भी वृत्त सटेगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, ऐसे। ये वाला मान लीजिए ये सबसे बड़ी, चाहे इधर से भी लेंगे तब भी कोई बात, सटा नहीं मेरा, ये पूरा सटते हुए जाएगा वृत्त। तो जो इसकी भुजा है इसका व्यास हो जाएगा, जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त का व्यास हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? ये पूरा हो गया तो ये तो केंद्र से जा रहा है, तो यही ना सब लंबाई है। तो वृत्त की जो व्यास हो गया वो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 10/2, 5 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई के टर्म में ही दिया है, 5 का स्क्वायर होगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आया समझ में आपको? ये 1 to 5 में पूछ सकता था प्रश्न, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जितने, सुनिए अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक बना देता हूँ। जितना सेंटीमीटर का वर्ग रहे और अंकित किए जा सकने वाले वृत्त उसके अंदर ही अंकित होगा, आंतरिक भाग में, बाहर से वो टच नहीं करेगा बाउंड्री को, डायगोनल हो जाएगा। तो भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसके भुजा का आधा उसकी त्रिज्या हो जाएगा, और पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई भी साथ में है तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये 10, 15, 20 रहता तो 10 नहीं है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। समझ गए मेरे बातों को? अब आगे देखते हैं, 2 पासों को फेंकने पर 10 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 2 पासा फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम 36 हो जाता है, जो कि बटा में लिखा जाएगा। अब कह रहा है कि फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता, ये भी 10th का ही है, शायद ये 9th 10th का ही प्रश्न सेट में उठा लिया हूँ, लेकिन 1 to 5 में पूछ सकता है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। एक वाले केस में मान लीजिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, 6 को केस हो गया 2 पासे के साथ साथ। तो इसमें किसी का सम नहीं आएगा 10, 2 वाले केस में भी नहीं आएगा, 3 वाले केस में भी नहीं आएगा। कैसे? देखिए 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, कुछ इस प्रकार से 3, 5 और 3, 6, तो 9 तक आया। तो 3 केसेस में नहीं, अब चौथा केस में आएगा, 5वां और छठा केस में 2 का सम 10 आएगा। जैसे चौथा केस में 4 और 6 जहाँ आएगा इनका योग 10 आएगा ना, 5वें वाले केस में 5, 5 तो ये 10 आएगा ना, 6 वाले केस में 6, 4, 10 आएगा ना। तो 3 केस टोटल बना, 3 केस और टोटल 36, काट दीजिए 1/12, क्या हो जाएगा 1/12 आंसर हो जाएगा। बहुत मज़ेदार प्रश्न है। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। ये वृत्त हो गया, और जो ये पार्ट होता है ये त्रिज्यखंड कहा जाता है, त्रिज्या का खंड। और इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या कितना दिया गया है 6, 6 गुना 6, 0 से 0 कटा, ये 6, 6 से 6 कट गया। देखिए 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बताया मैंने, θ/360 पाई r स्क्वायर। 60 रखे आपने, 360 किए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 6 गुना 6, ये कट गया,
6 से 6 कट गया, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, अब बटा 7। ये आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। समझ में आ गया आपको? अब ये देखिए प्रश्न, ये भी काफ़ी लाजवाब है। n+1 का होल स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है यदि n है तो सम पूर्णांक रखते हैं। मान लीजिए सम पूर्णांक 2 रखते हैं अगर, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे या 1 घटाएंगे तो 8 से विभाज्य हो जाएगा। सही है। प्राकृत संख्या रखेंगे अगर, मान लीजिए प्राकृत संख्या, तो एक प्राकृत संख्या रखने पे तो हर एक केस में तो नहीं विभाज्य होगा। 1 रखेंगे 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 8 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। एक पूर्ण संख्या 0 रख देंगे तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। एक विषम पूर्णांक 3 रख के देखते, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 में से 1 जाएगा तो 15, 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो आंसर पहला ही बिल्कुल सही है। और भी है, और भी प्रश्न है, देख लेते हैं। यहाँ देखिए के का मान पूछा है। इस प्रश्न को आप लोग बना के दिखाइएगा। आगे भी देखते हैं है कि नहीं प्रश्न, आगे भी है अभी ये। तो यहाँ चलिए इसी से देखते हैं प्रश्न। यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान, तो सारे x के जगह 2 रखिए, 2 रखिए। तो क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर जोड़ 3 × 2 जोड़ k बराबर 0, 4 जोड़ 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0, तो 10 प्लस k बराबर 0, प्लस है उधर जाके माइनस, k बराबर -10, -10 आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया। इस सवाल को आप लोग करके बताइएगा, नहीं तो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि n प्राकृत संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान। तो देखिए 3 कौन ऐसा संख्या रखने 5 से कट जाएगा, 5 बटा 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वृत्त की परिधि एवं वर्ग की परिधि बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पहले ये देख लीजिए, n प्राकृत संख्याओं के लिए हमेशा किस पे समाप्त होगा? ही आसान है, 6 के पावर 1 रखिएगा, 5 के पावर 1, क्योंकि प्राकृत संख्या है। 6 घटाओ 5, 1 पे समाप्त हुआ। 2 रखिएगा 36, 2 रखिएगा 25, 6 में से 5 घटेगा 1, यानी कि हमेशा 1 पे समाप्त होगा। और रहा बात की इस सवाल का, और एक सवाल मैंने यहाँ आपको दे रखा है, तो जब मैं इतना बताया तो कम से कम ये सवाल आपको बताना होगा। मैं हिंट्स दे रहा हूँ। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिधि होता है 4 गुने भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है जवाब कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि πr का मान यहाँ निकाल लीजिए, πr², या रेशियो निकाल करके, ये दोनों इक्वल की कर दिया हूँ मैं। अब यहाँ से आप रेशियो निकालिएगा क्या आएगा। अगर नहीं निकलेगा, आपको नहीं समझ में आया होगा, तो कमेंट कीजिएगा कि सर इस सवाल को बता दीजिए रेशियो वाला, तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। और ऐसे ही अगर आपको बीपीएससी का साइंस, रीजनिंग, मैथ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं हर एक टाइप के प्रश्न को आपको बता दूंगा।